हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बुक स्टार्ट करेंगे जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से। सो वी विल स्टार्ट टुडे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर विच इज रिटन बाय महात्मा गांधी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड कि प्रोज क्या है। सबसे पहले बता दूं कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ये एक प्रोज है। क्या है? प्रोज है। चलिए तो मैं बता देती हूँ प्रोज का मतलब क्या होता है। PROSE ये ऐसे फॉर्म में होता है। ऐसे फॉर्म, कोई भी तरह का राइटिंग हो ऐसे फॉर्म में होना चाहिए, साथ ही साथ स्पोकन टाइप की लैंग्वेज में लिखा हो, जो हम स्पीच वगैरह में यूज करते हैं वैसी लैंग्वेज में। ठीक है, इसको हम प्रोज कहते हैं। ये शॉर्ट में मैंने बता दिया कि प्रोज क्या होता है। ऐसे फॉर्म में हो और स्पोकन लैंग्वेज हो। ठीक, क्लियर है इतना? चलिए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं अब हम चैप्टर को। सबसे पहले थोड़ा बहुत जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी कौन थे, क्या थे, कहाँ से थे। ठीक, चलिए स्टार्ट करें तो फिर। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948 ये इनका डेट ऑफ बर्थ है और इनकी डेथ का डेट है। ठीक है, ईयर है बेसिकली। पॉपुलरली नोन एज बापू। ठीक है, हम पॉपुलरली नोन एज मतलब कि अक्सर उनको किस नाम से जाना जाता था? बापू नाम से। और क्या बोलते थे? फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन भी कहते थे। वॉज मोर ऑफ ए स्पिरिचुअल लीडर। लीडर तो समझते हो, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लीडर थे वो। एक पॉलिटिशियन से ज्यादा एक आध्यात्मिक लीडर जैसे थे, लीडर देन अ पॉलिटिशियन। क्लियर है? ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने सक्सेसफुली क्या यूज किया? ट्रुथ और नॉन वायलेंस। ट्रुथ मतलब सच, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, चीफ मतलब मेन। ठीक है, मेन। वेपन्स मतलब हथियार। तो मेन हथियार उनका क्या था? अहिंसा और सच। किसके अगेंस्ट था? किसके खिलाफ था? ब्रिटिश रूल जो इंडिया में कर रहे थे उसके खिलाफ सच और अहिंसा सबसे बड़ा उनका हथियार था। ठीक, एंड हेल्प इंडिया। उन्होंने और इंडिया को हेल्प करवाया क्या करने में? गेन इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दिलाई इंडिया को। क्या? कौन दो वेपन से? ट्रुथ और नॉन वायलेंस से। क्लियर हो गया? ठीक, फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेके 1948 तक। ठीक है, ही कंप्लीटली डोमिनेटेड मतलब शासन किया। उन्होंने कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से शासन किया इंडियन पॉलिटिक्स पे। ठीक, ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक। FANATIC, फैनेटिक मीन्स पागल। ठीक है, ऑन 30 जनवरी 1948 उनकी हत्या कैसे हुई? नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दी थी। राइट, तो यहाँ पे नाम ना बता के उन्हें पागल कहा जा रहा है, नाथूराम गोडसे को। ठीक है, क्लियर है? हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। अब क्या थी उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स। न्यूमरस आर्टिकल्स मतलब जो भी छोटे छोटे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में छपते हैं ना, वो आर्टिकल्स दैट ही रोट। राइट का पास्ट टेंस रोट, लिखा था। फॉर यंग इंडिया एंड स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। इसका जो स्पीच दिया। रिवील। अब देखो ये पूरा सेंटेंस एक बार मैंने जितना सारा मीनिंग बताया उसके साथ समझा देती हूँ। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, साथ ही साथ उनके जो न्यूमरस आर्टिकल्स हैं जो उन्होंने लिखे थे, साथ ही साथ उन्होंने जितनी भी स्पीच दी है वो सब उनके बारे में क्या प्रकट करती है? प्रकट। रिवील मतलब प्रकट करना। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर। ओरिजिनल मतलब बिल्कुल बेस, इंपॉर्टेंट। ओरिजिनल अपना कंटेंट है उनका। ओरिजिनल थिंकर मतलब जो सोचता हो आगे के बारे में, जो आगे फ्यूचर के बारे में सोचता हो। ठीक है, बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। पवित्रता के ग्रेट मास्टर भी उनको प्रकट हुए हैं, वो अपनी बातों से, अपनी स्पीचेस से, अपनी ऑटोबायोग्राफी से। ठीक है, उनके अंदर पवित्रता झलकती है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं।
सो देखिए हमने यहां तक कर लिया पवित्रता। इडियोमेटिक इंग्लिश, इडियोमेटिक मतलब मुहावरेदार इंग्लिश। तो उन्होंने किस तरह की इंग्लिश यूज की थी? मुहावरों वाली इंग्लिश यूज की थी। अभी हम ये पढ़ेंगे जब प्रोज, तो उसमें भी आपको बहुत सारी ऐसी मीनिंग मिलेगी जिसका आप गूगल पे सर्च करोगे या डिक्शनरी में देखोगे तो कुछ और मीनिंग निकलेगा, और गांधी जी कहना कुछ और चाह रहे थे। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये इडियोमेटिक इंग्लिश हो रहा है। ठीक है, मतलब मुहावरेदार इंग्लिश यूज हो रही है यहाँ पे। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब मैं थोड़ा बोर्ड इधर कर देती हूँ। हाँ जी, चलिए तो ये स्टार्ट करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट है सार, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द सौंड। सौंड यहाँ पे आवाज नहीं है, यहाँ पे मजबूत है। सौंड का मतलब यहाँ पे मजबूत है। सौंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो वक्त का जो जितना भी वक्त बीता उसका वक्त को गुजरते हुए भी इंडियन सिविलाइजेशन टस से मस नहीं हुआ। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो जैसा था वैसा ही रहा। ठीक है, इस सेंटेंस का ये मतलब होता है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी, प्रवृत्ति, ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की क्या प्रवृत्ति है? टू प्रिविलेज, विशेषाधिकार, मतलब किसी एक चीज को प्रिविलेज देते हैं, विशेषता देते हैं। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी मतलब मटेरियल चीजों को वैल्यू करना। ठीक है, मटेरियल चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, चाहे गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो। ये वेस्टर्न कंट्री का, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मटेरियलिटी एक मेन आइडिया है, उनका मेन उनकी प्रवृत्ति है। ठीक है, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, ये इंडियन सिविलाइजेशन से कभी भी मैच नहीं कर सकती है। क्यों नहीं मैच कर सकती है? क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स, उन्नत करवाती है। इंडियन सिविलाइजेशन क्या? मोरल बीइंग को, हमारे अंदर का जो इंसान है उसको, मोरालिटी, मोरालिटी मतलब सही गलत का अंतर बताना, अच्छा बुरा, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती है ये मोरालिटी में आती है। तो इंडियन सिविलाइजेशन क्या करती है? हमारी उन्नति, हमारे किस चीज़ की उन्नति को करती है? हमारे मोरल बीइंग को। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे ऐसे का जो हम आगे भी पढ़ेंगे उसका मेन थीम ये है कि गांधी जी ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपना चाह रहे हैं वो अच्छा नहीं है, वो इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और ना ही करना चाहिए। क्योंकि जो इंडियन सिविलाइजेशन है उन लोगों ने क्या किया है? इंडियन सिविलाइजेशन में मोरल बीइंग को इम्पोर्टेंस दी गई है, अपने अंदर के व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दिया गया है। ठीक है, अच्छाई, सही गलत का फर्क, बड़ों का आदर करना, ठीक है, सत्य बोलना, ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन कल्चर में सिखाया गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक, वो हम आंसर देते हुए चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी? गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानते हैं, लिख सकते हैं, राइट। What did गांधी जी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार? इसका आंसर आप पता करके बताओ, हिस्ट्री में है। फार्मर्स इन बिहार, क्या आंदोलन स्टार्ट हुआ था किसानों के लिए बिहार में? ठीक है। What do you understand by civilization and culture? सिविलाइजेशन और कल्चर से आप क्या समझते हैं? ठीक। What do our holy scriptures? होली स्क्रिप्चर्स मतलब हमारी रामायण हो गई, ठीक है, हमारी कुरान हो गई, राइट, जो भी हमारी रिलीजियस टेक्स्ट है। टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू के बारे में क्या बताती? ह्यूमन वैल्यू मतलब सच, सही, गलत, हमें कैसे रहना चाहिए, ये सब जो एक सिद्धांत है, ठीक है, उनके बारे में क्या कहती है हमारी रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट होती है। I believe that the civilization India has evolved. I believe मतलब मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ that the civilization, जो civilization है इंडिया has evolved, जो विकसित होके इंडिया अब civilization बना है, is not to be beaten, वो कहीं भी पराजित नहीं होगी पूरी दुनिया में। ठीक है, is not to be beaten.
नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बोया बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज ने जो हमारे अंदर, ठीक है, हमारे अंदर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सीड जो है, ये बीज जो है, ये जैसा कि मैंने बताया और हमने ऊपर पढ़ा था, गांधी जी कैसा इंग्लिश यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज में, इडियमेटिक। इडियमेटिक मतलब मुहावरेदार, ठीक है। तो ये सारी इडियमेटिक इंग्लिश है। जो बीज है वो एक्चुअल बीज के बारे में नहीं बात हो रही है, वो क्या बात हो रही है, हमारे सिद्धांतों के बारे में बात हो रही है जो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज ने हमारे अंदर डाले हैं, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको, उसकी कहीं भी बराबरी नहीं की जा सकती, कहने का ये मतलब है। आगे चलते हैं। रोम वेंट, रोम चला गया, रोम का जो सिविलाइजेशन था वो गिर गया, टूट गया ना, रोम की जो सिटी, रोम का जो एम्पायर था वो बहुत साल पहले ही बर्बाद हो चुका है। ग्रीस शेयर्ड द सेम, नाउ लेट्स गो, नीचे चलते हैं। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस के साथ भी वही हुआ जो रोम के साथ हुआ था, ग्रीस का भी वही भाग्य हुआ। द माइट, जो फैरो की शक्ति थी, माइट ऑफ द फैरोस, फैरोस कहाँ पाए जाते थे, किसी को पता है, इजिप्ट, राइट। द माइट ऑफ द फैरोस, फैरोस कहाँ के थे, तो इजिप्ट के थे, राइट। द माइट ऑफ द फैरोस वाज ब्रोकन, उनकी जो ताकत थी वो भी टूट गई थी फैरो की, ठीक है। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, वेस्टर्नाइज मतलब वेस्टर्न सिद्धांत पे चला गया, मतलब ये मटेरियलिस्टिक बन गया। मटेरियलिस्टिक मतलब मटेरियल चीजों को वैल्यू देना, ठीक है। कार, गाड़ी, बंगला, घर, सिद्धांतों को छोड़कर इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया है जापान में धीरे धीरे। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर, इंडिया कुछ ना कुछ या किसी तरह से। सॉन्ड एट फाउंडेशन, सॉन्ड मतलब मजबूत है अपने फाउंडेशन पे, ठीक है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। इसका मतलब क्या हुआ, द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग जो हैं, ठीक है, उन्होंने अपने लेसन्स, वो अपने सीख कहाँ से सीखते हैं, वो अपनी सीख सीखते हैं राइटिंग्स ऑफ द मैन, वो लिखावट, वो जो लिखा हुआ है किसका, मैन ऑफ ग्रीस और रोम। जो ग्रीस एक बड़ा एम्पायर बना था, एक बड़ा राज्य बना था एक ज़माने में, और रोम भी एक बहुत बड़ा राज्य बना था, वो वहाँ से अपने सिद्धांत लेते हैं कि बाकी सारी कंट्री पे, बाकी सारे देश पे कैसे रूल करना है, ठीक है, कैसे अपना बड़ा एम्पायर बनाना है। पर सच तो ये है कि ना तो अब रोम एग्जिस्ट करता है और ना ही ग्रीस है, दोनों ही एम्पायर टूट चुका है, बिखर चुका है। तो जो नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन देयर फॉर्मर मतलब पहले, और ग्लोरी मतलब वैभव, तो ना तो रोम अपने पहले वैभव में है और ना ही ग्रीस अपने पहले वैभव में है। तो जो कुछ भी इन्होंने सीखा है वो आधा अधूरा है, और वो इसी से सोचते हैं कि वो पूरी दुनिया पे राज कर लेंगे, ठीक है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में, द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक। यूरोपियंस इमेजिन मतलब सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं वो, ठीक है, सोचना, वो ऐसा सोचते हैं कि वो गलतियों से अवॉइड करेंगे। अवॉइड मतलब अवॉइड का मतलब जैसे खुद को किसी चीज़ से बचाना, ठीक है। तो अवॉइड करेंगे मिस्टेक से, गलतियों से, किसकी गलतियों से, ग्रीस और रोम की गलतियों से। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, तो ऐसी उनकी दयनीय हालत है। कंडीशन मतलब हालत, पिटिएबल मतलब दयनीय, मतलब किसी पे पिटी करना, दयनीय हालत में किसी पे अफसोस जताना कि अरे यार उन लोगों, वो क्या हमारा बिगाड़ेंगे, वो तो पहले खुद पे ही मजबूत नहीं है, उनका खुद का फाउंडेशन मजबूत नहीं है, तो हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। ये सोच है गांधी जी की, ये कहना चाह रहे हैं वो, ठीक है। तो उनके ये सारी बातों का कहने का क्या मतलब है कि इंडियंस को वो याद दिला रहे हैं कि आप लोग ब्रिटिशर्स से, अंग्रेज से, ठीक है, डरो नहीं, आप लोग उससे दबो नहीं, आप लोग आगे बढ़ो, आप लोग अपने आप को कम मत समझो। आज क्या होता है, आज इंडिया में भी हम लोग अपने आप को कम समझते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से, हम लोग यूरोपियन से, यूएसए से, इंडियंस अपने आप को कम समझते हैं। वो इंग्लिश बोलते हैं तो हम बोलते हैं अरे इंग्लिश तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है, हम अपनी हिंदी को ख़राब समझते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गांधी जी के अकॉर्डिंग हमारी भी अपनी एक आइडेंटिटी है, पहचान है, और हम उसको आगे लेके बढ़ेंगे, ठीक है। हम उनकी लैंग्वेज भी सीखेंगे और हम अपनी भी सीखेंगे, तो इससे हमारा क्या है, प्लस पॉइंट होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द मिड्स, मिड्स मतलब इन सब के बीच में, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच में,
और मिड्स जो वर्ड है ना, बिटवीन के साथ आप सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। आप बोलोगे मैम सब्सटीट्यूट, आपने ऐसा वर्ड बोल दिया समझ नहीं आ रहा। सब्सटीट्यूट मतलब एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करना। जैसे मिड्स की जगह आप बिटवीन नहीं यूज कर सकते। मिड्स तब यूज होता है जब आपको ढेर सारी सिचुएशन हो और उसके बीच में आपको सेंटेंस बताना हो कि इन सब के बीच में, जैसे मेरे पास 4-5 काम थे और मेरी दोस्त ने मुझे कॉल किया, मैंने उठाया नहीं। अब इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस आई फॉरगॉट टू कॉल यू बैक, तो मैं उसको क्या बोलूँगी कि मैं इन सारे सिचुएशन के बीच में तुम्हें कॉल बैक करना भूल गई, तो वहाँ पे मैं मिड्स यूज करूँगी, ठीक है, बिटवीन नहीं यूज करूँगी। मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। इमूवेबल मतलब मूवेबल से क्या पता चल रहा है, जो मूव हो सके, इम जुड़ गया तो नेगेटिव सेंस आ गया, मतलब जो मूव नहीं हो सके। तो इंडिया कैसा रहा, इमूवेबल रहा, एंड दैट इज हर ग्लोरी। और यही इंडिया का ग्लोरी है, यही इंडिया की वैभव है। क्या वैभव है कि इंडिया बदला नहीं वक्त के साथ, इंडिया जैसा था वैसा रहा। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया। चार्ज मतलब किसी को बदनाम करने के लिए इल्जाम है, ठीक है, इल्जाम। इंडिया के खिलाफ इल्जाम है क्या, दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड। उनके लोग, इंडियन जो पीपल है, इंडियन जो लोग हैं वो कैसे असभ्य हैं। ये इल्जाम लगाया गया है, किसके द्वारा लगाया गया है, ब्रिटिशर्स के द्वारा, कि इंडियंस लोग कैसे हैं, असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, और क्या है, इग्नोरेंट, अनजान हैं, वो नहीं जानना चाहते, वो नई चीजें सीखना भी नहीं चाहते और ना उनमें सीखने की सलाहियत है, कैपेसिटी है सीखने की। एंड स्टोलिड, और मंद बुद्धि वाले हैं। that it is not possible to induce मतलब उनको प्रेरित करना पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्या प्रेरित करना है, किस चीज के लिए प्रेरित करना है, them to adopt मतलब ग्रहण करना, तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकते कोई भी तरह का चेंजेस, एनी चेंजेस। तो अब तुम लोग बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों कह रहे थे, ब्रिटिशर्स इस तरह का क्यों इल्ज़ाम लगा रहे थे। सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, उन्होंने देखा कि अरे इन लोगों का रहने सहने का ढंग अलग है हमसे, तो वो चाहते थे कि हम उनकी तरह ना बदले बल्कि वो हमें अपनी तरह चेंज करवाएं और हम लोगों को अपनी यूरोपियन लाइफ स्टाइल में बदले। जब वो इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो वो इस तरह के इल्ज़ाम लगाने लग गए, ठीक है। हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में बहुत अच्छे से इन चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। इंडियंस में जैसे कि वो होता है ना, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बट एक स्ट्रीट प्ले होता है जिसमें नुक्कड़ नाटक जिसको कहते हैं, राइट। तो ये 2 लकड़ी होती है सपोज, ठीक है, और यहाँ एक लड़की चढ़ती है ना, रस्सी पे चलती है, राइट, इस तरह से। तो अंग्रेजों ने जब पहली बार ये देखा तो उनका क्या कहना था, इस चीज़ को बाकी जो बाहर के लोग देखते क्या कहते हैं कि अरे एक टैलेंट है इसके अंदर, अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है, ये भी एक तो टैलेंट है ना। लेकिन उन लोगों ने इसको सीधा सीधा क्या कह दिया, ये असभ्य है, ये प्रैक्टिस क्या है, असभ्य है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे अंदर कुछ अलग थी अंग्रेज़ों से, अंग्रेजी जो समझ नहीं पाए उसको उन्होंने असभ्य का नाम लगा दिया है। और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी थी जो इंडिया में गलत होती थी, जैसे कि सती प्रथा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी एक रीज़न रही हैं इंडिया का इमेज खराब करने में, ठीक है। तो ये सारी बातों को नज़र करते हुए, नज़र में रखते हुए गांधी जी ने ये सेंटेंस लिखा है कि इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के खिलाफ इल्ज़ाम है कि यहाँ के लोग अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, अनजान हैं, इग्नोरेंट हैं, कुछ सीखना नहीं चाहते, साथ ही साथ मंद बुद्धि वाले हैं, और ना ही उनको प्रेरित किया जा सकता है कुछ नया सीखने के लिए, ठीक है। सेंटेंस का पूरा समझ आ गया मीनिंग, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। ये हमारी चार्ज है, ये हमारा इल्ज़ाम है, रियली अगेंस्ट, हमारे खिलाफ, हमारी योग्यता के खिलाफ ये एक तरह का इल्ज़ाम लगा हुआ है हमारे ऊपर। What we have tasted and found true on the anvil of experience, anvil of experience मतलब अनुभव की गठरी में जो हमने शुरू से जो हमने देखा है, we dare not change, हम बदलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं, एक्सपीरियंस कैसा एक्सपीरियंस, अभी इंडिया के साथ जो ब्रिटिशर्स लोग तो गलत तो कर ही रहे थे, लेकिन इंडिया से भी पहले ब्रिटिशर्स ने कोलोनाइज किया था अमेरिका को, ठीक है, अमेरिका को, और अमेरिकन के साथ बहुत बुरा कर रहे थे। और क्योंकि गांधी जी को तुमको पता होगा, गांधी जी एक लॉयर थे उस जमाने के, और उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की थी, साउथ अफ्रीका से, और वो साउथ अफ्रीका में देख के आ रहे थे कि अंग्रेज वहाँ पे क्या बुरा हाल कर रहे हैं वहाँ के लोगों का और अमेरिका का।
तो गांधी जी इस चीज़ से, अपनी सेंटेंस से क्या कह रहे हैं कि हमने अपने एक्सपीरियंस से देख रखा है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं बदलेंगे और ना ही हमें बदलना है और ना ही हमें बदलने की कोई ज़रूरत है। ठीक है। माई थ्रस्ट, मेरा जोर है, देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना जोर लगाते हैं इंडिया के ऊपर, ज़बरदस्ती की सलाह देते हैं, जिसको बोलते हैं बिन पूछे सलाह देना। ठीक है, इंडिया को सलाह देते हैं। एंड शी रिमेन्स स्टडी, और इंडिया क्या रहता है, स्थिर रहता है, इंडिया नहीं बदलता है, इंडिया जैसा था वैसा रहता है। दिस इज हर ब्यूटी, और यही इंडिया की ब्यूटी है कि वो स्थिर है, वो इफेक्ट नहीं हो रहा है। इट इज द शीट एंकर ऑफ आवर होप। शीट एंकर मतलब मुख्य आधार। अब एंकर मतलब क्या होता है, ANCHOR, एंचर मत पढ़ लेना इसको, एंकर पढ़ना। ठीक है, H साइलेंट है, H इज साइलेंट। ठीक, एंकर, एंकर वो होता है, शिप देखिए ना, जहाज, जहाज में ये लंगर गिराते हैं, आई थिंक लंगर बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी, ये इस तरह का होता है। ठीक है, इसको नीचे डालते हैं पानी के सतह में, और ये समुद्र के बालू में जाके बिल्कुल ऐसे दब जाता है, ठीक, अंदर घुस जाता है, और ये इसकी वजह से शिप जो है रुकती है, जहाज रुक पाती है पानी के बीच में, कहीं पे रोकना होता है तो। ठीक है, जो किनारे पे नहीं, पानी के बीच में। तो जो शीट एंकर का मतलब सबसे बड़ा जो जहाज का एंकर है, जिसकी वजह से जहाज एक जगह पे रुकी हुई है। तो इसी चीज को गांधी जी ने कैसी लैंग्वेज यूज की है, फिर से याद दिलाती हूँ, गांधी जी ने एडियमेटिक लैंग्वेज यूज की है। एडियमेटिक मतलब मुहावरेदार। ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे शीट एंकर भी मुहावरेदार सेंस में है, तभी तुम इसका मीनिंग अगर गूगल पे सर्च करोगे या डिक्शनरी में सर्च करोगे, ये सेम मीनिंग नहीं आएगा, इसलिए इंग्लिश समझना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज हर ब्यूटी, इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप। इंडिया की ब्यूटी क्या है, इंडिया की ब्यूटी ये है कि वो स्टेडी रहती है, स्थिर रहती है, वो किसी के भी हिलाने से, आगे पीछे करने से नहीं बदलती है, वो जैसी थी वैसी रहती है। तो बच्चों आज के लिए इतना क्लास काफ़ी है, इसको रिवाइज करिएगा, जितने भी वर्ड मीनिंग है एक बार देख लेना, और ये PDF आप लोगों को मिल जाएगा ग्रुप पे। ठीक है, टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय, एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।